हेलो गाइस। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 28 मई को हो चुकी है और जैसा कि सब इंस्टीट्यूट और सब जो एस्पिरेंट्स हैं एक ही चीज़ को ढूंढने में लगे हैं कि इस बार कौन एग्ज़ाम क्लियर कर रहा है, कौन मेंस लिखेगा और कौन नहीं लिखेगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जैसा हम देखेंगे आगे कि क्या सीन रहने वाला है। दूसरा ये कि हमारे पास 90 क्वेश्चंस के आंसर्स हैं जो हमें पता है कि इनके आंसर यही रहने वाले हैं। जो 10 से 12 क्वेश्चंस हैं जो डिस्प्यूटेड हैं, तो उनके वही आंसर होंगे जो यूपीएससी हमें बताएगी और शायद हमारी चिंता का विषय वो इस वक्त नहीं है। हमारी जो टेंशन है जिस वजह से बढ़ रही है उसका रीज़न है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। क्या हम एग्ज़ाम देंगे, क्या हम मेंस लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। तो चलो बात करते हैं कट ऑफ की। तो काफ़ी इंस्टीट्यूट्स जो हैं जिन्होंने प्रेडिक्ट की है कट ऑफ, तो कुछ तो कह रहे हैं कि ये कट ऑफ रहेगी 90 टू 95 के बीच में। ये तो बहुत ही अब्सर्ड क्लेम मैं कहूँगा इसको कि ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है। निश्चिंत रहो, 90 टू 95 कट ऑफ नहीं जाएगी। कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो इसको कम करते हुए लेकर के आ चुके हैं 70 टू 80 के बीच में। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये लोग थोड़ी ठीक बात कर रहे हैं कि कट ऑफ इतनी जा सकती है। पर मेरा जो क्लेम है वो है कि कट ऑफ इस बार पेपर वन डिसाइड करेगा ही नहीं। पेपर वन का कट ऑफ डिसाइड करने में इस बार कोई रोल नहीं है। कट ऑफ आपकी 30 भी जा सकती है इस बार, आपकी 40 भी जा सकती है और आपकी 50-60 भी जा सकती है। राइट, ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी कट ऑफ यहाँ से डिसाइड नहीं होगी इस बार। कट ऑफ आपकी डिसाइड करेगा जो वो पेपर है सी सेट। और यकीन मानिए कि ऐसा सी सेट का पेपर आया था इस बार कि इंजीनियर्स भी उसको सोल्व नहीं कर पाए। तो ये तो रहने वाला है कि कट ऑफ जो है वो आपकी इतनी नहीं जाएगी। कट ऑफ आपकी रहेगी 70 टू 80। मान के चलिए कि हाँ, इतना अगर वो भी, ये भी मैं तब कहूँगा जब यूपीएससी थोड़े रिफॉर्म लेकर के आ जाए अपने अंदर, इस एग्ज़ाम के अंदर वो थोड़ा सा रिफॉर्म करके और कुछ चेंजेस वो लेकर के आए सी सेट को लेकर के, तब ये चांस है कि कट ऑफ आपकी 70 टू 80 के बीच में चली जाएगी। राइट। अब जो क्लेम है कि भाई ये लोवेस्ट क्यों रहेगी हिस्ट्री में, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जो मैं कह रहा हूँ कि कट ऑफ 30 भी जा सकती है, 40 भी जा सकती है और ये भी हो सकता है कि इस बार कोई कट ऑफ हो ही ना, ज़ीरो नंबर भी एज ए कट ऑफ इस बार जा सकती है। तो बात करते हैं कि क्यों ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, इसके रीजंस क्या है। तो देखिए, मान के चलिए कि सी सेट का जो पेपर है, जो कि आपका क्वालिफाइंग पेपर है, जिसमें आपको 66 मार्क्स या फिर 33% आपको लेकर के आने हैं, तभी आप मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। ये इस बार का बिगेस्ट फैक्टर है कट ऑफ को डिसाइड करने का। मान लो कि किसी ने, जैसे इस बार सीट लगभग 900 के आसपास सीट हैं, तो इनके 15 टाइम्स मेंस में सेलेक्ट होते हैं, तो ये 14,000 के आसपास लोग हैं जो यूपीएससी सेलेक्ट करेगी। राइट। पर क्या सी सेट में, सी सेट को पास करने वाले हैं 14,000? जिस तरीके की खबरें आ रही हैं उस हिसाब से सी सेट को पास करने वाले इस बार लगभग 10,000 के आसपास एस्पिरेंट्स हैं। तो अगर सिर्फ 10,000 एस्पिरेंट्स ही ऐसे हैं जो सी सेट का पेपर पास कर रहे हैं, तो यूपीएससी अगले 4,000 कहाँ से लाएगा। तो सीधा सा हिसाब है कि ये यूपीएससी के हिसाब से जो ये पेपर आया उस हिसाब से तो ये 4,000 जो हैं ये एलिजिबल नहीं है एग्ज़ाम देने के, मेंस देने के। तो जो ये 10,000 जो हैं यही पेपर वन की कट ऑफ भी डिसाइड करेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि इन्हीं के नंबर हैं जो 66 मार्क्स हैं सी सेट में, और ये ही डिसाइड करेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी। मान लो इसमें जो लास्ट है एस्पिरेंट 10,000 जिसकी पोजीशन है, तो उसके मान लो कि अगर पेपर वन में मार्क्स आ रहे हैं 30, तो आपकी कट ऑफ कितनी हो जाएगी? 30। राइट। तो इससे ज़्यादा बहुतों के नंबर आ रहे होंगे, किसी के 100 आ रहे होंगे, किसी के हो सकता है 150 भी आ रहे हों।
पर वो क्लियर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पेपर जो सी सेट है वो क्लियर नहीं किया है। तो अगर आपने सी सेट नहीं क्लियर किया है तो ऐसे चांसेस बहुत ही अच्छे हैं कि इस बार की जो कट ऑफ है वो लोवेस्ट, यूपीएससी के हिस्ट्री में लोवेस्ट कट ऑफ इस बार चली जाए। और लिटरली मैं बात करूँ सी सेट के पेपर की, तो इन लोगों ने ऐसा पेपर बनाया है कि जिसको प्रोबेबिलिटी आती है वो ये पेपर सॉल्व कर लेगा, जिसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है वो ये पेपर सॉल्व कर लेगा, और जो इंग्लिश में ठीक है वो ये पेपर सॉल्व कर लेगा। और थोड़ा सा इसमें प्रोबेबिलिटी के साथ में मैं जोड़ूं तो नंबर सिस्टम में भी आपका क्या कि आपको मैंने नंबर दे दिए कि मान लो ए बी सी ये 3 नंबर हैं, फिर इनके साथ में कुछ करवा रहा हूँ, राइट, कि भाई इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी सी जो है ये नंबर बना देगा आपका, राइट। ऐसा कुछ जिसने सीखा है अपने जीवन में वो ये क्वेश्चन करके आ पाएगा। जो इंजीनियर्स हैं जो कि पिछले 3-4 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो इन चीज़ों के टच में नहीं है, क्योंकि ये आपके एसएससी में नहीं आती हैं ये चीज़ें। एसएससी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है। इंग्लिश में मानता हूँ कि एसएससी में है, पर वो इस लेवल की इंग्लिश नहीं है, ठीक है। तो अब इनसे इन्होंने सवाल पूछे हैं, तो एसएससी की जो तैयारी कर रहा है यूपीएससी के साथ में उसके भी चांसेस थोड़े कम है कि वो ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएगा। और जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और साथ में यूपीएससी दे रहे हैं तो ऐसे लोग जो हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे, पर बाकी चांसेस नहीं है। इंजीनियर्स भी नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हैं जिन्होंने आईआईटी के लिए तैयारी की थी अपने जीवन में, वो भी ये पेपर सोल्व नहीं कर पाए क्योंकि पिछले 3-4 साल से वो इसकी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पेपर सोल्व नहीं कर पाए। और जैसा कि सी सेट पहले आता था तो उसमें आपका कुछ एक चीज़ें रहती थी जो जिनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। तो इस बार आपको टाइम एंड डिस्टेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा, राइट। ऐसा ऐसा क्यों किया है यूपीएससी ने, ये तो अब यूपीएससी वाले ही बताएंगे कि उन्होंने इस एग्ज़ाम को, अगर मैं लेकर के देखूं कि यूपीएससी एग्ज़ाम क्यों करवाता है, तो उनको चाहिए कि सोशल स्किल्स हों एस्पिरेंट्स के अंदर, राइट, उनके बिहेवियरल वो ठीक हों और उनके अंदर पॉलिसी इम्प्लीमेंट और डिसीजन मेकिंग की पावर हो, राइट, डिसीजन मेकिंग हो जिनके पास। तो प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन किस हिसाब से उसमें हेल्प करते हैं, ये तो वो यूपीएससी ही बता सकता है कि क्यों उन्होंने इनका वेटेज ज़्यादा रखा है। और इनके ऊपर अब डिस्कशन करना कि ऐसा दे दिया उन्होंने, ऐसा नहीं दिया उन्होंने, और ऐसा गलत कर दिया उन्होंने, तो ये सब फिजूल की बातें हैं। अब जो हो चुका है वो हो चुका है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जिनका ये लास्ट अटैम्प्ट था उनको तो यूपीएससी ने बोल दिया है कि भाई आपके लिए हमारे पास जगह नहीं है, आप घर बैठो या अपना कुछ देख लो, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो जिनका लास्ट अटैम्प्ट था उनको तो, उनके लिए तो दिल से मेरे दर्द भरी आह निकल रही है कि ऐसा कर दिया यूपीएससी ने उनके साथ। खैर, जो हो चुका वो हो चुका है, और मैंने रीज़न दे दिया है कि इस बार ये लोवेस्ट क्यों जाने वाली है कट ऑफ, क्योंकि जो ये डिसाइड करेगा फैक्टर वो आपका है सी सेट, राइट। इसमें पेपर 1 का कोई रोल नहीं है। इसके बाद बात करें, ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है कि सेट डिसाइड किए जाते हैं। 100 क्वेश्चंस का आपका पेपर है, जिसको जिसमें ये 100 क्वेश्चंस में आपके इजी भी हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस हार्ड हैं। इसके अंदर कुछ मॉडरेट भी होंगे और कुछ क्वेश्चंस बड़े ही हार्ड होंगे। तो सेट का मतलब ये नहीं है कि इनको कैसे अरेंज करना है। सेट कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं लाया गया कि इनको अरेंज करना है। सेट लाया गया कि आपस में अगल बगल जैसे बैठे हैं कि यहाँ पे एक बैठा है, यहाँ पे एक बैठा है, राइट, यहाँ पे एक बैठा है, तो इनके जो क्वेश्चन पेपर है वो, उनमें क्वेश्चंस के जो नंबर हैं वो अलग अलग हो। जैसे इसका नंबर 1 है, वो क्वेश्चन इस पे 5वें नंबर पे आ रहा है, राइट, इसमें वो 30वें नंबर पे आ रहा है, इस तरीके से। तो इसलिए सेट बनाए गए। पर जो यूपीएससी ने सेट बनाए हैं इस बार, जिसने ये
सेट ए दिया है पेपर 1 का, तो उसको शुरुआत में इन्होंने 40 क्वेश्चन हार्ड दे दिए। हार्ड क्वेश्चन आए पहले 40। इसको लग रहा है कि ये एग्ज़ाम दे रहा है किसी तीसरी दुनिया का, तीसरी दुनिया का एग्ज़ाम देने के लिए बैठा है सेट ए देने वाला बच्चा। जो सेट डी जिसके पास आया है, वो उसको लग रहा है कि वो एसएससी का एग्ज़ाम दे रहा है। उसके पहले 40 क्वेश्चंस इतने इजी हैं, और वो इतना कॉन्फिडेंट है, अगले 40 जो सोल्व किए उसने, उनमें तुक्काबाजी करके उसने अगले 40 सोल्व किए, उनमें से उसने 26 सही भी कर दिए, राइट, और 14 रॉन्ग कर दिए। तो सारा जो ये खेल है ये कॉन्फिडेंस का है। इस बच्चे का कॉन्फिडेंस तो इन्होंने पहले ही मार दिया। तो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ये डिसाइडेड था कि जिसके पास सेट ए जाएगा वो लाखों में एक होगा और वो पास कर रहा होगा एग्ज़ाम। ये पहले ही डिसाइड हो गया था। जिसके पास सेट डी था उसका पता था कि भाई उसको इजी आएगा, उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, और वो अगले जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी वो टाइटेनियम पे टिक करके आएगा, राइट, कोंगो पे ही टिक करके आएगा, उसमें भी अगले अगले सवालों में भी वो, चाहे वो जानता ना हो, पर कॉन्फिडेंस का खेल होता है, राइट। यहाँ वाला वो उसमें एलुमिनियम को टिक करके आ रहा होगा, फिर नीचे बोत्सवाना या किसी और को टिक करके आ रहा होगा, है ना। तो ऐसे सवालों में ऐसा कॉन्फिडेंस जो है वो काम देता है आपका। तो सेट इन्होंने क्या क्या सोच करके यूपीएससी जो है वो सेट डिज़ाइन करता है, और इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है ये, और इनसे 100 क्वेश्चन इस तरीके से अरेंज नहीं हो पा रहे हैं कि हर एक के सेट में, सेट ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, इसमें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में बांटे जाएं। कि शुरुआत के 20 क्वेश्चंस को लेकर के बात करें कि उनमें जो है 5 इजी दे दिए, राइट, और 7 इन्होंने टफ़ दे दिए इस तरीके से, और 8 इतने टफ़ दे दिए कि वो कोई नहीं कर पा रहा। तो इस हिसाब से तो अगर सेट ए का ये है कि उसमें 5 ऐसे क्वेश्चन ईजी हैं, तो बी में भी 5 ईजी होनी चाहिए, सी में भी 5 ईजी होनी चाहिए, और डी में भी 5 होने। ये नहीं कि डी के तो 20 के 20 ईजी दे दिए इन्होंने और बाकी में इन्होंने गफला कर दिया। तो ऐसा भी, ये हर बार की कहानी है, ये ज़रूरी नहीं, ये सिर्फ इस बार नहीं हुआ, ये हर बार होता है ऐसा। तो इसके बारे में ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत है नहीं, ये तो हर बार का सीन है। अब इस वजह, इन सारी चीज़ों को मिला करके अगर हम देखें तो इस बार जो सेलेक्ट होंगे, जो मेंस लिखेंगे इस बार, वो कैसे लोग होंगे। तो थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो जो मेंस इस बार 2023 की जो मेंस होने वाली है, उसके अंदर जो सेलेक्ट होंगे वो मैथ्स में जो इंटेलिजेंट होंगे वो लोग सेलेक्ट होंगे। क्योंकि मान लो कट ऑफ ही जब 60 जा रही है और पेपर 2 आपका जो सी सेट पेपर है वो डिसाइड कर रहा है कि कौन मेंस लिखेगा इस बार, तो जिसकी मैथ्स बढ़िया है वो जाएगा इस बार। और मैथ्स में भी हर टॉपिक नहीं, जिसमें जिसको प्रोबेबिलिटी जैसा ही मैंने बताया और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जिसका बढ़िया तैयार किया हुआ है वो मेंस लिखेगा। तो जब ऐसे लोग मेंस लिखेंगे तो इस बार मेंस के अंदर जिसके 700 मार्क्स जिसके आएंगे, 700 नंबर जो लेकर के आएगा वो टॉप कर रहा होगा। तो नो डाउट अगले साल जब टॉपर्स की कहानी आएंगी, जब उनके बात करेंगे कि भाई कौन किसने टॉप किया है, तो उनकी कहानियाँ आपको डिफरेंट मिलेंगी इस बार के या पुराने जो टॉपर्स आप देखते हैं उनसे। फिर इसके बाद बात करें कि भाई अब आगे क्या करना है, तो आगे जाने से पहले थोड़ा सा हम यूपीएससी के ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं कि भाई देखो, ये जो केस है 2023 का, इसे हम नॉर्मल ईयर के अंदर नहीं रखेंगे। पहली बात तो ये कि हम इसको एज ए जनरल क्राइटेरिया मान लें कि अगला जो 2024 होने वाला है वो 2023 से इंस्पायर्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे 2021 में इन्होंने ट्रेंड्स चेंज किया था, 2020 के 20 हिस्ट्री के, फिर 20 पॉलिटी के, इस टाइप से इन्होंने डिवाइड कर दिया था पूरे पेपर को, और लगातार आ रहे थे वो क्वेश्चंस, ठीक है। थोड़ा सा लेवल टफ़ किया था हिस्ट्री के एक साथ, जैसे 20 क्वेश्चंस इन्होंने डाले और वो भी काफ़ी फैक्चुअल, तो वहाँ पे थोड़ा डर लगा था बच्चों को और वो पास नहीं कर पाए थे तैयारी होने के बावजूद, ठीक है। तो ऐसा 2021 में देखने को मिला था कि कुछ चेंज करने की कोशिश की गई थी, और मैं उस चेंज के साथ हूँ। वहाँ पे ऐसी कोई भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट हट के कुछ ऐसा नहीं किया था कि एकदम आकाश से कोई ये नई चीज़ लेकर के आ गए हों, मंगल ग्रह की कोई चीज़ लेकर के आ गए हों, ऐसा इन्होंने उस वक्त नहीं किया था।
उसके बाद में 2022 का जो पेपर हुआ तो वो सेम उसी पैटर्न का था जैसा 2020 का था या 19 का था या 18 का था। तो सेम टाइप का पेपर ये 2022 में लेकर के आए। अब 2023 में इन्होंने फिर से कुछ चेंज करने की कोशिश की है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 2024 को ये चीज़ डिसाइड करेगी कि 2024 में कैसा आएगा। ये मान के चलिए कि ये एक्सट्रीम केस है 2023, ऐसा पेपर दोबारा यूपीएससी में आपको शायद ही देखने को मिलेगा, राइट। ऐसा क्वेश्चन पेपर दोबारा नहीं आएगा। ये मान के चलिए इस बार से इजी ही आएगा। तो इतनी भी टफ नहीं है लाइफ आगे के जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी। हाँ, जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था वो उनके साथ अन्याय हुआ है, और नो डाउट लाइफ इज़ नॉट फेयर। मोस्ट अनफेयर थिंग कोई इस दुनिया में है तो वो लाइफ ही है, मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल एंड मोस्ट अनफेयर। तो लाइफ तो अनफेयर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लास्ट अटेम्प्ट था जिनका वो, और जो सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं इस बार, वो उनको कोई दिलासा मैं नहीं दे सकता उनके लिए। कोई यूपीएससी अगर कुछ कर दे कि भाई इन्होंने तैयारी की है अपनी और ये डिज़र्व करते हैं 10 से 12 हज़ार जो ये स्टूडेंट्स लेंगे मेंस के लिए, राइट। तो अगर यूपीएससी को इन पे दया आ गई और कुछ सी सेट में रिफॉर्म लेकर के आ गए कि भाई सी सेट की जो कट ऑफ है वो भी इन्होंने कम कर दी इस बार, चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि इसके लिए आपको पॉलिसी चेंजेस करने होंगे जो कि पॉसिबल है नहीं कि एक एग्ज़ाम के लिए पॉलिसी चेंज करनी पड़ जाए। तो ऐसी कंडीशन तो मेरे हिसाब से बनेगी नहीं। और शायद 10,000 लोग तो होंगे ऐसे जो सी सेट को क्लियर कर रहे होंगे। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि 10,000 कर रहे होंगे क्लियर। तो इनसे भी अब इनमें भी अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब आगे की स्ट्रेटेजी जो है उसको हम कैसे डिज़ाइन करें। तो सबसे पहली बात कि अगर आप ये मान रहे हो कि यूपीएससी एक बेवकूफ़ इंस्टीट्यूट है जो कि ऐसा एक बेवकूफ़ी भरा कदम उठा करके और फिर रिफ़ॉर्म ना लेकर के आए, कि फिर से ये रिफ़ॉर्म ना करें इस चीज़ में, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये हम तो यही मान के बैठे हैं कि ये लोग पढ़े लिखे हैं, तो ये ऐसा पेपर जो है ये रिवाइज़ नहीं करेंगे, राइट। ये कुछ फिर से हो सकता है चेंज होगा, ये नहीं है कि चेंज नहीं होगा, चेंज तो ये लेकर के आएंगे, पर इतना ड्रास्टिक चेंज उसके अंदर नहीं आएगा। पर मान लो कि कुछ लोग आप में से जो बोल रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूट को ख़त्म करने के लिए किया गया है, कि इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा इसको इन्फ्लुएंस कर रहे थे यूपीएससी के एग्ज़ाम को, तो ये बेवकूफ़ी भरा एक तर्क है कि इंस्टीट्यूट ख़त्म नहीं होंगे। ऐसा कोई गांव देहात का बच्चा नहीं है कि जिसने इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया है कोई भी, और मैथ्स में वो एक दिन उठ करके इतना इंटेलिजेंट बन चुका है, बाकी उसकी जो जीएस है उसमें उसका 0 नंबर हो, तो ये पॉसिबल है नहीं, राइट। जिसकी मैथ्स अच्छी होगी उसी की जीएस भी अच्छी होगी। तो इस बार भी जो टॉपर्स आएंगे वो इंस्टीट्यूट से ही आएंगे। इन जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं इनमें पढ़े हुए लोग ही टॉप कर रहे होंगे। तो ये एक नो डाउट स्टूपिड सा क्लेम है लोगों का कि यूपीएससी ने ऐसा इसलिए किया है। यूपीएससी ने ऐसा क्यों किया है सिर्फ यूपीएससी ही बता सकता है, और ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरा कदम मैं यूपीएससी का मानूंगा, क्योंकि इस बार के पेपर के हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे तो आप मान के चलो कि जैसे आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, मॉक जैसे आप दोगे, मॉक पेपर्स जब लगाओगे उसके अंदर आपकी यहाँ पे स्टेटमेंट ए है, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट बी है, फिर सी है, तो आपको ये सारी रटनी पड़ेंगी अब, राइट। आप बुक पढ़ लोगे, आपने बिपिन चंद्रा पढ़ ली, या फिर आपने कोई और बढ़िया बुक है वो उठा करके आपने वो पढ़ ली। तो मेन बात तो ये है कि उनको पढ़ना ज़रूरी है ही नहीं, वो किसी लायक नहीं है, उनको आप हटा ही दो। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि यूपीएससी रिफॉर्म नहीं करेगा तो ये बुक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ऐसी बुक्स, राइट। जो अच्छी अच्छी बुक्स आप मानते हो उनको पढ़ने का कोई तुक नहीं है, आप उनको छोड़ दो। इनसे बढ़िया है कि आप प्रतियोगिता दर्पण या फिर ऐसी बुक्स जो जिनमें आपके ये रहते हैं, एमसीक्यूज़ रहते हैं, वन लाइनर्स जिनमें रहते हैं, जिसके जो एसएससी वगैरह की जब तैयारी करते हैं तो उसमें आते हैं, राइट। तो या तो आप ये मान करके कि यूपीएससी ऐसी है स्टूपिड इंस्टीट्यूट और वो ऐसे ही काम करेगा, तो आप ये बुक्स खरीद लो, प्रतियोगिता दर्पण, और आप जैसे एसएससी की तैयारी करते हो वैसे तैयारी करना शुरू कर दो और इनको रट लो। क्योंकि अगर आप ये पेपर उठा करके देखोगे तो इसमें आपने जब तैयारी की है
अच्छी तैयारी की है, आपको पता है प्रेसिडेंट के बारे में, राइट। आपको अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स पता है कि भाई मॉनसून कैसे आता है, ठीक है, ज्योग्राफी का कंसेप्ट, आपको इकोनॉमी के कंसेप्ट्स पता है, राइट। तो आपके लिए ये सारी चीज़ें, ये सॉल्व पढ़ के भी आप इनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। पर मान लो आपने पढ़ रखा है कि एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री का सबसे ज़्यादा है, राइट, कौन कौन सी कंट्री के बीच में लड़ाई हो रही है, यहाँ पे यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई हो रही है, तो यूक्रेन के यहाँ पे बेलारूस है, राइट, फिर यहाँ पे पोलैंड है, स्लोवाकिया है, राइट। तो अब आपको सब पता है, एक आधी कंट्री आपने यहाँ पे जो मालडोवा है आपने उसको छोड़ दिया, बाकी सारी कंट्रीज़ का आपको पता है कौन कौन सी हैं, राइट। रोमानिया जो यहाँ पे है, ठीक है, आपने ये नहीं पता आपको, तो आप वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। तो इससे बढ़िया है कि आप इन क्वेश्चंस की तैयारी करो, क्योंकि ये पक्के हैं। अगर आपने एक बार रट लिया कि यूक्रेन के चारों ओर कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो आप वो क्वेश्चन सोल्व करके आओगे। पर यहाँ पे आपने सब कुछ पढ़ लिया प्रेसिडेंट के बारे में, ज्योग्राफी के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, इकोनॉमिक्स आपने पूरी पढ़ ली, हिस्ट्री में आपने बिपिन चंद्रा पढ़ ली, पर उसके बावजूद जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप सोल्व नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि बिपिन चंद्रा से सवाल कब आ रहा है प्रीलिम्स में? प्रीलिम्स में कोई एक आधा सवाल मेरे हिसाब से तो शायद 16-17 में आया होगा, उसके बाद कोई प्रीलिम्स में बिपिन चंद्रा से सवाल ही नहीं आ रहा है, राइट। इकोनॉमिक्स में आपने रमेश सिंह पढ़ रखी है, श्री राम IAS पढ़ रखी है, पर वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा है। और आ रहा है तो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि पॉलिटी में कहीं एक फैक्ट भी आपसे छूट गया। इतने सारे फैक्ट हैं, उनको रटना बहुत मुश्किल है कि MP का वोट शेयर क्या है, MP के MLA का वोट शेयर क्या है, केरला के MLA का वोट शेयर क्या है। तो ये सारे याद रखना इम्पॉसिबल है एक तरीके से। और अगर इनमें से एक भी चीज़ आपकी ऊपर नीचे हो गई तो आप ये क्वेश्चन या तो गलत करके आओगे, राइट, नेगेटिव में जाएगा, या फिर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ें पढ़ने का, राइट। आप न्यूज़पेपर पढ़ने बैठोगे, आप हिंदू पढ़ रहे हो, एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, उनके नोट्स बना रहे हो, क्या फ़ायदा उन नोट्स को बनाने का? आपके नो डाउट वो मेंस में काम आएंगे, पर आप प्रीलिम्स से जब क्लियर नहीं कर पाओगे तो क्या काम है इन नोट्स का, राइट। तो इससे बढ़िया ये है कि आप प्रीलिम्स तो पहले तैयार करो। तो प्रीलिम्स में जो फैक्चुअल नॉलेज है आपका, जो वन लाइनर्स हैं, वो आप पढ़ लो, राइट। उनको आप एकदम घोट के पी जाओ उनको। और जो ये है इनको आप सेकेंडरी रखो। जो मेन कंटेंट की बुक्स है ना, जिनको अच्छे से दिमाग में भरना होता है, अच्छा कंसेप्चुअल जो बुक्स हैं, स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं, उनको आप सेकेंडरी रख लो कि हाँ ये पढ़ लेंगे, सेकेंडरी है, मेंस में काम आएंगे। क्योंकि मेंस में वो ही बैठेगा जिसको फैक्ट पता होंगे। तो आपका कंपटीशन इन लोगों से है ही नहीं, जो ये पढ़ रहे हैं उनसे आपका कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन इनसे है। ये लोग मेंस में जाएंगे, मेंस में इनको जितना नॉलेज है उसी हिसाब से लिख के आएंगे। उसी हिसाब से अगर आपने यहाँ से थोड़ा सा भी इनसे ज़्यादा पढ़ लिया तो आप ज़्यादा स्कोर कर जाओगे। तो ये हो चुकी हैं चीज़ें अब सेकेंडरी, राइट। आपका जो प्राइमरी है वो ये है कि मैं जितने वन लाइनर हो सकता है वो रट लूँ, राइट, कि जितने भी वन लाइनर हैं उनको रट लूँ और एग्ज़ाम में उनको लिख करके आ जाऊँ, राइट। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं, ऑप्शनल किस तरीके से लेंगे वो, ऑप्शनल जैसे किसी ने ले रखा है पब एड, मैं बेवकूफ़ी मानूंगा अब ऐसे लोगों को जिन्होंने ऑप्शनल ले रखे हैं, पब एड ले रखा है, राइट। और किसी का ऑप्शनल होगा, जैसे लैंग्वेज का कोई ऑप्शनल ले रखा है, क्या काम के हैं ये ऑप्शनल, आप एक बात बताओ मेरे को। ये तब काम आएंगे जब इनसे रिलेटेड प्रीलिम्स में पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, एक आधा क्वेश्चन। जैसे 2022 के पेपर में पब एड वाले खुश हो गए हैं, अर्थशास्त्र से उन्होंने पूछ लिया, वो थोड़ा सा टिपिकल था क्वेश्चन, बट फिर भी थोड़ा खुश होना चाहिए कि हाँ भाई थोड़ी तवज्जो दी जा रही है ऑप्शनल के पेपर्स को पब प्रीलिम्स के अंदर। पर अभी आपको जो ऑप्शनल लेना है वो इस हिसाब से लेना है कि आप हिस्ट्री लो, राइट। हिस्ट्री बड़ा ही अच्छा ऑप्शनल है, आप उसमें रट लो, रटने की चीज़ें हैं, जितनी किताबें हैं चारों तरफ से उनको खंगाल लो, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं वो देख लो, और जितना रट सकते हो उतना रट लो, कंसेप्ट नहीं समझना है। उसके अलावा आप ज्योग्राफी ले सकते हो, राइट। ऐसे ऑप्शनल लो जो आपको प्रीलिम्स में हेल्प करें। आप ये मत सोचो कि प्रीलिम्स को आप थोड़ा रट के, अगर रटने में टाइम लगाओगे प्रीलिम्स में तो मेंस कब करोगे, राइट। तो ऐसा लो जिसमें आप रट भी रहे हो, जिसको आप समझ भी रहे हो, वो आपके काम आएगा।
क्योंकि कंसेप्ट की तो आप बातें भूल ही जाओ कि यूपीएससी कुछ कंसेप्ट की बात करेगा, अगर आप ये मान के चल रहे हो कि यूपीएससी रिफॉर्म नहीं करेगा। पर मेरा ये मानना है कि ये इतनी बड़ा इंस्टीट्यूट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये रिफ़ॉर्म लेकर के आएंगे। ये बात नहीं है कि रिफ़ॉर्म नहीं आएगा। और 2023 जो है इसको आप एक एक्सट्रीम केस मान करके, जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट नहीं है, वो इसे भूलने की कोशिश करो। कोई बात नहीं, आगे भी दुनिया फिर अगला साल आएगा 2024 में, फिर आपके जो पेपर होगा और इससे इजी पेपर होगा। ऐसा पेपर फिर नहीं आएगा यूपीएससी के अंदर, आपको देखने को नहीं मिलेगा सेम पेपर। और अगर ये जो है कि ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, राइट, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे आगे भी। ये नहीं है कि अगले साल एकदम ही गायब हो जाएंगे, ये तो होगा नहीं, एकदम गायब नहीं होंगे, हाँ, पर इतने नहीं होंगे कि हर क्वेश्चन के अंदर ही आपको स्टेटमेंट 1 दे देगा, स्टेटमेंट 2 दे देगा, फिर आपसे पूछेगा कि भाई ये इसको दोनों करेक्ट हैं कि नहीं, और करेक्ट हैं तो ये इसको बता रहा है कि नहीं बता रहा, एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको फिर से नहीं देखने को मिलेंगे। मिलेंगे तो इस क्वांटिटी में नहीं मिलेंगे कि सारा पेपर ही इन पे ही डिसाइड हो रहा है, राइट, सारा पेपर इन पे ही डिसाइड हो रहा है, ऐसा आपको आगे नहीं मिलेगा। तो इसकी टेंशन मत लीजिए। अभी जो आपके पास टाइम है 10 से 15 दिन, उसके अंदर अगर आपको लगता है कि आपने अपनी अच्छे से प्रिपरेशन की थी और आप डिज़र्व करते हैं मेंस देना, और आपके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, 70 to 80 के बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं पेपर 1 में, राइट, तो मान के चलिए कि हो सकता है ब्लीक चांसेस जो हैं आपके, कि 0.0001% चांस है ऐसा कि यूपीएससी सी सेट के पेपर की कट ऑफ, ये बहुत ही कम चांस है, ऐसा होगा नहीं, पर मान लो कि सी सेट की जो कट ऑफ है वो यूपीएससी नीचे ले आए, तो आप मेंस जब देने, मेंस के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेंस देने के लिए, तब आपको लगेगा कि ये टाइम मैंने वेस्ट कर दिया। तो जब इतने साल दिए हैं तो 10 से 15 दिन आप जब पुराने जो पेपर हैं लास्ट 4-5 ईयर के, तो उनमें से 4-5 पेपर सोल्व कर लो। जैसे हिस्ट्री के पेपर सोल्व कर लो आप, राइट, ज्योग्राफी के पेपर सोल्व कर लो, राइट, उसके अलावा आप एनवायरनमेंट और वो सब देख लो। तो इससे क्या होगा कि आपने अलग जो स्टेट पीसीएस हैं उनमें भी आपको हेल्प मिलेगी। मान लो कि अब यूपीएससी में नहीं हुआ तो स्टेट पीसीएस की अगर आप तैयारी करोगे तो ये चीज़ें तो वहाँ भी काम आएंगी, मतलब पढ़ना तो है आपको बाद में भी। तो ये 10-15 दिन वेस्ट करने की बजाय इनकी तैयारी कर लो। और क्या बोल सकता हूँ, बस यही बोलूँगा कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, और ऐसा नहीं करना चाहिए था यूपीएससी को, ऐसा खिलवाड़। 2 से 3 लाख जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी इन्होंने ज़िंदगी एकदम से ही ख़राब कर दी, राइट। एक मौका तो दो उनको, आपने बिना मौका दिए उनको बाहर कर दिया, राइट। ऐसे ऐसे बाहर नहीं करना चाहिए, पर अब जो हो गया वो तो हो गया, उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और ना ही हम यूपीएससी से कोई लड़ाई लड़ सकते हैं। और मेरे को लग रहा है कि केस वगैरह तो इन पे हो जाएंगे फिर भी। और सिर्फ एक यही तो एक एग्ज़ाम बची थी जो अपने 1 साल के अंदर अंदर आपको सारा वो देती थी, रिज़ल्ट निकल कर के आया था 1 साल के अंदर अंदर। बाकी तो आप कोई भी एग्ज़ाम उठा कर देख लो, एसएससी की हालत देख लो क्या कर रखी है इन लोगों ने, राइट। स्टेट पीसीएस में आप बातें छोड़ ही दो, स्टेट पीसीएस की तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो वो पहले प्री कराते हैं, उसके बाद में उनके ऊपर केस हो जाता है, फिर मेंस कराते हैं, फिर केस हो जाता है, फिर इंटरव्यू कराते हैं, फिर केस हो जाता है। तो इनकी तो ये हालत है। सिर्फ एक ही एग्ज़ाम बची थी जो अपना टाइम पे चल रही थी, और इस बार मेरे को लग रहा है कि इन पे भी केस वगैरह हो जाएंगे, तो दिक्कत तो होने वाली है। और ये दिक्कत जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ही होगी, जो सेलेक्टेड है, जो जिन्होंने ये पेपर सेट किया है, उन्हें तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। केस होगा यूपीएससी पे होगा, एक बढ़िया सा उनका लॉयर आएगा, वो केस लड़ेगा, राइट। और वो तो चाहेंगे कि जितना लंबा हो उतना बढ़िया है। और इस वक्त जिस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं हमारी कंट्री में, तो काफ़ी दुखद हैं बातें। जैसे वो मेडल बहा के आ रहे हैं, कोई कहीं अपना जीता हुआ जो मेडल है वो बहा रहा है गंगा में, राइट। तो इन पे फिर कभी बात करेंगे अगले वीडियोस वगैरह में, अभी इनको साइड में रखते हैं। तो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल, और जैसा जो नहीं होना चाहिए वो आज की डेट में इस कंट्री में हो रहा है। तो
ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था। ये कह रहे हैं कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी है यूपीएससी की और वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्सपेक्टेड था कि वो ऐसा कुछ करेंगे, और बस इतना था कि इस लेवल पे नहीं करेंगे, इस लेवल पे वो गिरने की कोशिश नहीं करेंगे। पर वो गिर गए हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, राइट। तो गाइस, प्लान कीजिए अपना, स्ट्रेटजी क्या है। 10 से 15 दिन में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, तो ज़्यादा दिन आपको वेट नहीं करना है, 10 से 15 दिन का ही टाइम है। तो अपना मूड वगैरह ऑफ करके या कुछ डीमोटिवेट होकर के कुछ उल्टा सीधा कदम मत उठा लेना। ज़िंदगी एक एग्ज़ाम से काफ़ी ऊपर है। एग्ज़ाम आते जाते रहते हैं, ज़िंदगी तो आगे भी चलेगी। और सेलेक्ट ना होना अब किस्मत की जो बात इन्होंने कर दी है कि भाई आपकी अगर किस्मत है, यूपीएससी ने कह दिया है कि मेहनत का सब्स्टिट्यूट इन्होंने ढूंढ लिया है एक, वो इन्होंने बनाया किस्मत, राइट। अगर आपकी किस्मत बढ़िया है तो आप यूपीएससी क्लियर कर जाओगे, अगर नहीं है तो आप प्री भी पास नहीं कर पाओगे। तो जो लक है, ये काफ़ी बड़ा फैक्टर इस वक्त सामने आ रहा है यूपीएससी की एग्ज़ाम में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने तैयारी नहीं की इसलिए आप सेलेक्ट नहीं हुए। तो इन सब बातों को भूलते हुए अपनी आगे की जर्नी प्लान कीजिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।